ओके सो ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नोट्स क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। ठीक है, मैक्सिमम ये जो है शॉर्ट वेवलेंथ में होता है, लेकिन जो अर्थ से बाहर निकलता है वो लॉन्ग वेवलेंथ में होता है। राइट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगी एंड उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। कैसे ध्यान रखोगे कि कोई गुस्से वाला बंदा है, हमेशा गर्म गर्म रहता है, तो उससे हमेशा ना शॉर्ट वेवलेंथ, बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग शॉर्ट वेवलेंथ निकालते हैं। और अर्थ बड़ी कूल है, बहुत सारा पानी अर्थ के पास में, तो ये आराम से लॉन्ग वेवलेंथ निकालती है। राइट, एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एटमॉस्फेयर जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, एटमॉस्फेयर हमारा डरपोक है, वो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले गुस्से वाले नेताजी होते हैं उनको जाने देता है, और जो आम जनता शांत चल रही होती है उसको पकड़ लेता है। लो लाइसेंस दिखाओ, पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ। ठीक है ना? तो ऐसे ध्यान रखो इस चीज को। तो शॉर्ट टेम्पर्ड को आने देता है, लॉन्ग टेम्पर्ड को पकड़ लेता है, शांत लोगों को पकड़ लेता है हमारा पुलिस वाला। ऑन एवरेज अर्थ 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको यूनिट ध्यान रखना है। यूपीएससी क्या करेगा, वैल्यू सेम दे देगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट में कपलेबाजी कर देगा। ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर और पर मिनट है, और टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो टॉप पे है, यहाँ पे बता रहा है कि इंसोलेशन कितनी होती है, क्योंकि इसके बाद एटमॉस्फेयर में आने के बाद बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि स्केटरिंग, डिफ्यूजन, जिसकी वजह से ये इंसोलेशन काफी बढ़ जाता है। एपीहीलियन वर्सेस पेरीहीलियन। एपीहीलियन जहां पे पृथ्वी सन से बहुत दूर होती है, सबसे दूर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर। अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस जो है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अर्थ एग्जैक्टली सर्कल में नहीं घूमती है। एपीहीलियन वो पोजीशन पे है जहां पे अर्थ सबसे ज्यादा दूर होती है सन से, वो होती है 4 जुलाई को। ये है 4 जुलाई, राइट, और ये जनवरी में, राइट। तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो ध्यान कैसे रखोगे? एक है एपीहीलियन, दूसरा है पेरीहीलियन। हीलियन मतलब सन, राइट, और पेरी मतलब पास में, पेरी पास में, राइट। ऐसे ध्यान रखो, पेरी मतलब पास में, तो पेरी पास वाला हो गया, एपीलियन अपना दूसरा दूर वाला हो गया। ऐसे ही मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसमें भी पेरी जी और एपो जी बनते हैं। पेरी जी मतलब पास वाला होगा, तो जब मून अर्थ के सबसे पास होता है उसको पेरी जी बोलते हैं, जब मून अर्थ से सबसे दूर होता है उसको एपो जी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन। किसी जगह तो आपको लगता है कि सूरज की धूप बहुत तेज है, बहुत तेज धूप निकली हुई है, कैडी धूप निकली हुई है, और कई जगहों पे धूप बहुत कम लगती है। ठीक है, तो इंसोलेशन वेरी करता है। उसके क्या क्या रीजन होते हैं? पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर अभी दिन है तो रात भी होगी, दिन में इंसोलेशन मिलेगा, रात को इंसोलेशन नहीं मिलेगा, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। फिर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बादल होंगे तो रोशनी नीचे ना के बराबर आ पाएगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एस्पेक्ट, भाई जिस तरफ मान लो सन इस तरफ है तो इन स्लोप्स पे ज़्यादा धूप होगी, इन स्लोप्स पे धूप नहीं होगी, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड यानी कि स्लोप पे भी डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, जैसे मान लो कि ये 1 स्क्वायर मीटर है, ये एरिया है ना, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर मीटर है, तो सन की रेस तो पैरेलल आ रही है, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, हमसे बहुत दूर है, इसलिए सन की रेस बिल्कुल पैरेलल आ रही है। अब यही जो जितनी एनर्जी इस 1 स्क्वायर मीटर वाली रेज में है, उतनी ही एनर्जी इन रेज के अंदर है ना, दोनों के एरिया बिल्कुल सेम है। लेकिन अर्थ के इतने बड़े पोर्शन पे ये रेज अपना काम दिखा रही हैं, गर्मी फैला रही हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और जहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, वहां पे छोटे से एरिया में ही इतनी सारी रोशनी आ रही है, तो इंसोलेशन की इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा हुई ना। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो पोल्स की तरफ, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आप देखो कि ये तो बात करी हमने कि कितने एरिया कवर कर रही है ये, है ना, यहाँ पे छोटा सा एरिया कवर कर रही है, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखो जो एटमॉस्फेयर है, ये जो रेज आई सन की, यहाँ पे थोड़े से एटमॉस्फेयर से गुजरी हैं, लेकिन यहाँ पे जब पोल्स के पास आई तो उनको इतने बड़े एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ा, तो वो भी एक रूट ब्लॉक हो गया ना।
ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द एटमॉस्फेयर भी एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसे देखो कि गर्मियों में जो है बिल्कुल सीधी सीधी रेज आती हैं ऑलमोस्ट थोड़े से एरिया में, और फिर वही रेज इन एरियाज में काफी फैल जाती हैं, लार्जर एरिया कवर करती हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए, ये पढ़ लिया हमने, मोर एटमॉस्फेरिक डेप्थ, इसमें एब्जॉर्प्शन, स्केटरिंग और डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक डेप्थ अगर ज़्यादा होती है तो तीनों में क्या फ़र्क हुआ, एब्जॉर्प्शन, स्केटरिंग और डिफ्यूजन, तीनों टर्म्स आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। भाई एटमॉस्फेयर ने पार्टिकल्स ने इसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया रोशनी को, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। स्केटरिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी पार्टिकल के ऊपर रोशनी पड़ी तो ऐसे 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 फैल जाएगी ना, राइट, रोशनी फैल जाएगी, वो हो गया स्केटरिंग। डिफ्यूजन क्या होता है, चलो इस समय मान लो आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे खिड़की है और खिड़की के अंदर एक कमरा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। सन कहाँ पे है इस टाइम, ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, और पूरी तरह से बंद है बिल्डिंग। सन यहाँ पे है, दोपहर हो रही है या सुबह के 10-11 बज रहे हैं। अगर खिड़की खुली हुई है, क्या आपको लगता है कि रोशनी अंदर आएगी या बिल्कुल गुप अंधेरा होगा? रोशनी तो अंदर आएगी, लेकिन सन तो इधर है। जब सन इधर है और लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, अगर लाइट सीधी ट्रैवल करती है तो कमरे के अंदर तो घूम के तो आएगी नहीं लाइट, तो फिर लाइट अंदर कैसे आ जाती है? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन कुछ भी नहीं है, जब बार बार स्केटरिंग होती है तो उससे डिफ्यूजन हो जाता है। क्या मतलब? भाई यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इस पे रोशनी पड़ी तो हर तरफ रोशनी गई। अब ये जो इस पार्टिकल से स्केटरिंग हुई, लाइट इधर गिरी, तो फिर यहां से भी तो स्केटर होगी, फिर इस पार्टिकल से भी स्केटर होगी, इस पार्टिकल से भी स्केटर होगी, इस पार्टिकल से भी स्केटर होगी। अल्टीमेटली यहाँ पे जो बंदा है बिल्डिंग के अंदर, स्केटरिंग बार बार रिपीटेड स्केटरिंग होके भी यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज, यू कैन से कि ये एक तरह से डिफ्यूजन हो गया लाइट का, है ना। जब बादल होते हैं आसमान में तब भी सन के थ्रू रोशनी आ जाती है, वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, कि बादल टोटली ओपेक नहीं होते, उनके थ्रू भी थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है, वो अलग चीज होगी, वो ट्रांसल्यूसेंसी होगी, उसमें भी डिफ्यूज्ड लाइट आ रही है, डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही सन की, डिफ्यूज होकर लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म समझ में आ गई। डिफ्यूजन क्या हुआ, एक तरह का रिपीटेड स्केटरिंग हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर का रोल क्या है कि शॉर्ट वेव को आने देता है, लॉन्ग वेव के लिए ओपेक होता है। वाटर वेपर और ओजोन जो होती हैं, ये दोनों ही इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओजोन सबसे ज्यादा कारगर होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए। जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में एक तरफ है यूवी रेडिएशन, एक तरफ है इंफ्रारेड रेडिएशन, लेकिन जो हमारी ओजोन होती है वो यूवी रेडिएशन को और इंफ्रारेड रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करती है, और वाटर वेपर स्पेसिफिकली इंफ्रारेड रेडिएशन को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। ट्रोपोस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को इधर उधर स्केटर कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं, ऊपर भी होते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, वहां भी पार्टिकल्स हैं, वो भी स्केटरिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी ट्रोपोस्फेयर में है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ट्रोपोस्फेयर के पार्टिकल्स लाइट को स्केटर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स नहीं होते या वो स्केटर नहीं करते, वो भी करते हैं। स्केटरिंग की वजह से स्काई को ब्लू कलर मिलता है और सन का कलर हमें रेड दिखता है। ऐसा क्यों? इसका भी डायग्राम था तो सही, हाँ ये रहा। देखो, सन से जो हमें लाइट मिल रही है वो होती है वाइट लाइट। वाइट लाइट मतलब उसके अंदर सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जितनी लाइट्स हैं, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड, जितनी भी है वो सारी होती हैं, ठीक है। उन सब लाइट्स के मिश्रण से बनती है वाइट लाइट, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं हवा के, ये हर वेवलेंथ को अलग तरह से स्केटर करते हैं। किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की ज्यादा है, उसके हिसाब से वो स्केटरिंग करते हैं। स्पेक्ट्रम में एक तरफ हो गई, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में एक तरफ हो गई ब्लू लाइट, एक तरफ हो गई रेड लाइट, ठीक है। पार्टिकल्स स्केटर कर रहे हैं। पार्टिकल्स कहां पे हैं? एटमॉस्फेयर में है। तो लाइट जितना ज्यादा, ध्यान से सुनो, लाइट जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरेगी उतनी ज्यादा स्केटरिंग करेगी, उतनी ज्यादा उसकी स्केटरिंग होगी, ठीक है। जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर उतनी ज्यादा स्केटरिंग। समझ में आ गया? अब जो ब्लू लाइट है इसकी स्केटरिंग सबसे ज्यादा होती है। स्केटरिंग सबसे ज्यादा क्या मतलब होता है, आप ऐसे समझो, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको। सन ने सारी रोशनी भेजी, हर तरह की रोशनी भेजी सन ने, सूरज ने। पार्टिकल्स सबसे ज्यादा स्केटर कर रहे हैं ब्लू लाइट को, यानी कि सबसे ज्यादा फैला रहे हैं ब्लू लाइट को।
ब्लू लाइट आई, उसको फैला दिया बहुत ज्यादा इस तरह से, इधर उधर उधर फेंक दिया हर जगह। और जो रेड लाइट है उसको बस इतना सा फेंका, इतना सा। ठीक है, मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, बस ऐसे सोच लो। रेड लाइट को तो सिर्फ ऐसे भेज दिया, स्केटर कर दिया, और ब्लू लाइट को ऐसे 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 हर जगह फेंक भाग दिया। अब यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा भी ठीक है, रेड लाइट तो उसको दिख रही है, लेकिन उसको दिखेगा कि यहाँ पे आसमान में हर जगह ब्लू लाइट फैली हुई है। जो पार्टिकल्स थे उन्होंने ब्लू लाइट को ज्यादा फैलाया ना, तो इस बंदे को दिखेगा कि आसमान में हर जगह ब्लू लाइट फैली हुई है। इसलिए इस इंसान को दिख रहा है कि आसमान नीला होता है, लेकिन ऊपर जाओगे तो स्पेस काला दिखेगा। सुपरमैन वाली मूवी आई थी ना लेटेस्ट, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, लेक्स लूथर वाली। तो उसमें क्या था, जब वो उसको ऊपर ले जाते हैं सुपरमैन को, वो कौन से थे, अल्ट्रामैन और एक और वो जो लेडी थी, वो दोनों उसको ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर लेके जा रहे थे तो आसमान नीला दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही एटमोसफेयर से ऊपर जाते हैं तो आसमान पूरा काला काला दिखने लग जाता है धीरे धीरे। वो इसलिए बिकॉज पार्टिकल्स तो है नहीं ज्यादा ऊंचाई पे, पार्टिकल्स नहीं तो स्केटरिंग नहीं होगी, स्केटरिंग नहीं तो नीला कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि आसमान ब्लू क्यों है। अब सवाल उठता है कि सर फिर हमें सूरज एक्स्ट्रा रेड क्यों दिखता है? लेकिन वो भी तब जब सूर्य उदय हो रहा होता है या सूर्य अस्त हो रहा होता है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि मान लो इस जगह पे खड़े हो, तो सूर्य अस्त अगर हो रहा है तो सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। भाई सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एटमोसफेयर के थ्रू। जितना ज्यादा एटमोसफेयर से लाइट ट्रैवल कर रही है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि लाइट को ज्यादा एटमोसफेयर से गुजरना पड़ रहा होगा, इस वजह से उसकी स्केटरिंग ज्यादा होगी। स्केटरिंग ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि और ज्यादा स्केटरिंग हो रही है तो और ज्यादा ब्लू लाइट फैल चुकी है बुरी तरह से, तो आसमान हमें और ज्यादा नीला दिखाई देगा। लेकिन फिर आपके पास बची क्या, आपकी आंखों में मैक्सिमम रेड लाइट आई। ऐसे देखो कि इस आने वाली लाइट में दो तरह के कलर है, ब्लू और रेड। ठीक है, ब्लू की स्केटरिंग और ज्यादा हो गई तो आसमान और ज्यादा नीला दिख रहा है। बट ऐसे मानो, एक्सट्रीम केस मान लो कि अगर सारी ही ब्लू लाइट स्केटर हो गई, सारी ही ब्लू लाइट स्केटर हो गई क्योंकि एटमोसफेयर बहुत ज्यादा है, तो आसमान बहुत ज्यादा नीला दिखेगा और आपकी आंखों तक तो ब्लू लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारी ब्लू लाइट तो ऊपर ही स्केटर हो गई। तो आपकी आंखों तक क्या पहुंचा, सिर्फ रेड पहुंचा, जो कि डायरेक्ट आ रहा था, स्केटर नहीं हो पाया। तो जो सूरज है जिसमें से डायरेक्ट सनलाइट आ गई, वो दिख रही है, वो दिख रहा है हमें रेड रेड, और आसपास की सारी हमें दिख रही हैं ब्लू ब्लू। आसमान पूरा ब्लू दिख रहा है, राइट। तो समझ में आ गया? अब भूलना मत इस चीज को कि स्केटरिंग स्काई को ब्लू कलर देता है लेकिन सन को रेड कलर देता है। वो भी रेड कलर कब देता है, सुबह और शाम को। प्लैंक्स लॉ बता दिया मैंने आपको कि जो बॉडी सबसे ज्यादा गर्म होती है, गुस्से वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा एनर्जी बिखेरते रहते हैं और हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ निकालते हैं। सबसे ज्यादा जो इंसोलेशन होता है वो ट्रॉपिक्स में होता है और सबसे कम पोल्स में। 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखो, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, यूपीएससी यहीं पे कंफ्यूज करता है छोटी छोटी चीजों में। मैक्सिमम इंसोलेशन इक्वेटर पे नहीं होता, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में होता है, राइट। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्यों? ये सिंपल सी बात है ना, जो इक्वेटर होगा वहां पे पानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाटर वेपर बनेगा। जब वाटर वेपर बनेगा तो फिर सनलाइट कम आ पाएगी, इसलिए इंसोलेशन कम होगा इक्वेटर पे, राइट। और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे क्या है, हाईज हैं, हाई प्रेशर जोन्स हैं। वो हाई प्रेशर जोन मतलब हवा नीचे आ रही है, हवा नीचे आ रही है तो वहाँ पे क्लाउडीनेस कम होगी, डेजर्ट होंगे। डेजर्ट है, क्लाउड्स नहीं है, तो क्या होगा, ऊपर से सन की ज़्यादा रोशनी आ पाएगी, है ना। तो इसलिए वहाँ पे इंसोलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसलिए एग्जैक्टली ट्रॉपिक पे नहीं, बट थोड़े सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा सन का इंसुलेशन होता है, ज्यादा सन की रोशनी पहुंच पाती है। और अगर हम, ये तो हमने बात करती, ये अलग लैटिट्यूड है, ये अलग लैटिट्यूड है ना। हमने कहा इक्वेटर पे कम है इंसुलेशन और सब ट्रॉपिकल में ज्यादा इंसुलेशन है। इक्वेटर पे कम है और सब ट्रॉपिकल में ज्यादा इंसुलेशन है, ये हमने एक बात बोली। अब हमने कहा कि अगर एक ही लैटिट्यूड की बात करें, इसी लैटिट्यूड की अगर बात करते हैं, तो उसमें कॉन्टिनेंट के ऊपर ज्यादा तेज धूप निकलेगी बजाय समुद्र के ऊपर। वो ठीक भी है, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो सारा, ये तो सारा पानी पानी है, तो ज्यादा इंसुलेशन से ज्यादा बादल बनेंगे, ज्यादा बादल बनेंगे तो ज्यादा यहाँ पे इंसुलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन कॉन्टिनेंट के ऊपर इतना ज्यादा मॉइस्चर तो है नहीं, तो कम बादल होंगे तो यहाँ पे ज्यादा रोशनी आ पाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अगला पढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया कवर, ठीक है।
कंडक्शन, कन्वेक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कंडक्शन क्या है कि हर बच्चा एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह किताब देनी है मान लो, तो क्या करेगा, ये जो सारे बच्चे हैं ना क्लास में, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो किताब है वो हीट है, एनर्जी है। तो अगर आपको इस बच्चे को, इस आखिरी बच्चे को किताब पास करनी है, तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इसको पास कर देगा, ये उसको पास करेगा, ये इसको अपने किताब वहां पे पहुंच जाएगी। ये कंडक्शन है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स बैठे हुए हैं। कन्वेक्शन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल उठेगा और खुद जाएगा और किताब डिलीवर करेगा। मॉलिक्यूल खुद गया वहां पे किताब देने के लिए, हीट देने के लिए, मॉलिक्यूल का मोशन हो रहा है। रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन में भी कंडक्शन की तरीके से है, मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, जो जहां पे वहीं पे रहेगा वो, लेकिन ये सीधा उठा के फेंक देगा। भाई मैं कैच दे रहा हूं, पकड़ लियो उसको, ठीक है जी, रेडिएशन हो गया। हमें एक चीज कहां पे दिखती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने कभी किचन में खाना पकाया हो, मतलब पानी बॉईल तो किया होगा, खाना बनाना आए ना आए, पानी बॉईल करना निकाल सबको आता ही होगा। तो मान लो ये बर्तन है, भिगोना है, इसमें आपने पानी डाला हुआ है बहुत सारा, नीचे से आग जल रही है, ठीक है। तो ये वाली नीचे वाली सतह गर्म होगी, फिर आपने देखोगे पानी ऐसे उबलता है इस तरह से। क्यों होता है, क्योंकि ये जो वेसल है, वेसल सॉरी वेसल का जो नीचे वाला हिस्सा ये एकदम गर्म हो गया, बर्तन मेटल गर्म हो गया, तो इससे कांटेक्ट में जो पानी है वो गर्म हो गया। और पानी के मॉलिक्यूल्स, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल गर्म चीज हमेशा ऊपर जाती है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से। तो पानी में जो गर्मी हो रही है वो कन्वेक्शन की वजह से पानी गर्म होता है, कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ये अर्थ है, ये सन है, सन से जितनी रोशनी स्पेस से आ रही है वो सारी की सारी रेडिएशन से आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स तो है नहीं जो एनर्जी को लेके आएंगे, ठीक है। अब इस चीज की एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पे है। अच्छा डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये जो आग थी, इस आग से ये नीचे वाला सरफेस गर्म हुआ, इस नीचे वाले सरफेस से जो नीचे वाला पानी गर्म हुआ, वो दोनों आपस में कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए वहां पे कंडक्शन हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो पानी आपस में गर्म होगा सारा कन्वेक्शन से गर्म होगा। उसी तरह से बर्तन के अंदर जो बर्तन है वो तो सॉलिड है, उससे जो इसको जो ये हैंडल गर्म हो रहा है, ये हैंडल कंडक्शन से गर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि बर्तन सॉलिड है और बर्तन की हीट यहाँ पे आ रही है, बर्तन के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे हैं बट हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, राइट। और अगर आपने थोड़ा दूर रखा हुआ है इसको आग से, तो वो अगर इनके बीच में गैप है तो फिर ये रेडिएशन से आ रहा होगा। जैसे आप आग जला रखी है और थोड़ा दूर बैठे हो, हाथ सेक रहे हो, तो रेडिएशन से हवा आपके पास गर्मी आ रही है, ठीक है। तो धरती का जो सबसे निचला हिस्सा है वो भी बर्तन के निचले हिस्से की तरह गर्म होता है सन की रोशनी से, फिर साथ वाली एयर को गर्म करता है कंडक्शन से, और हवा ऊपर जाती है वो कन्वेक्शन से। और बाकी अर्थ भी जो हवा वो गर्मी छोड़ रहा है वो रेडिएशन से भी छोड़ रहा है। हर चीज हर टाइम एनर्जी रेडिएट करती रहती है। आपकी बॉडी इस टाइम एनर्जी रेडिएट कर रही है, एज सिंपल एज दैट। हर गर्म चीज एनर्जी हीट रेडिएट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली 24/7 365। कंडक्शन समझ में आ गया कि लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को कंडक्शन गर्म करता है, जो हवा की लेयर धरती के साथ कांटेक्ट में है। कन्वेक्शन से क्या होता है, हवा ऊपर राइज करती है। ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था ना कि ट्रोपोस्फियर में इस तरह से हवा जाती है और ये ट्रोपोपॉज होता है, तो ये हवा अंदर ही अंदर घूमती रहती है। एडवेक्शन क्या होता है, हवा ऊपर जाने की जगह राइट की तरफ, वो ऐसे मतलब राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टली मूव करती है। जैसे कि गर्मियों में लू चलती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वो ये कि वो गरम गरम हवा चल रही है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडिएशन तो हर कोई करता है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सन भी कर रहा है, रेडिएशन हर कोई करता रहता है। धरती से जो रेडिएशन निकला, क्योंकि धरती ठंडी है रिलेटिवली, इसलिए धरती से जो रेडिएशन निकलेगा वो लॉन्ग वेव का होगा। ये जो रेडिएशन निकल रहा है इससे सारी लेयर्स गर्म हो रही हैं, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, सब गर्म हो रहे हैं। बट जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा गर्मी कम मिलती है, जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अर्थ का हीट बजट, सिंपल सी बात है, जितनी हीट आई उतनी हीट आपने बाहर दे दी, ठीक है। तो एल्बिडो क्या होता है, अच्छा ये मैं करेक्शन करना भूल गया शायद यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ये एक्चुअली ये चीज़ यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर 100 यूनिट एनर्जी आई तो वही 100 यूनिट बाहर चली गई, ठीक है। कुछ एनर्जी तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो, कि अर्थ का उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपली आई और शीशे की तरह रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, वो होता है एल्बिडो, राइट। ऐसा कितना होता है, ऐसा 35 यूनिट के साथ होता है। 35, सन ने अगर 100 यूनिट हीट भेजी
तो 100 में से 35 यूनिट तो वापस ऐसे ही चली जाती है, राइट। बची कितनी? 65 यूनिट। तो ये बस आप ये डायग्राम ध्यान रखो, एनसीईआरटी में ना काफी कंफ्यूजिंग दी हुई है चीजें, तो जो मैंने डायग्राम बनाया इस डायग्राम को याद रखो और बनाने की जरूरत पड़ी मेंस में तो बना देना वाला डायग्राम। जितनी एनर्जी आई उसमें से 35 तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं एल्बिडो। 6 यूनिट जो है वो चली गई स्केटरिंग से बाहर, 27 यूनिट चली गई क्लाउड से, और 2 यूनिट जो धरती के सरफेस से टकराई थी, धरती पे जो आइस है, स्नो है, उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। तो इसने धरती को गर्म नहीं किया। धरती को गर्म किसने किया? 65 ने, 65 यूनिट ने। इन 65 यूनिट ने गर्म किया धरती को। इसका मतलब यह है कि इन 65 में से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, और 51 यूनिट जो है वो लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, लैंड ने एब्जॉर्ब कर लिया। अभी हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी चीज गर्म होती है वो अपनी गर्मी छोड़ती रहती है रेडिएशन की वजह से, एंड जो हवा की लेयर है कांटेक्ट में लैंड के साथ में, उसको हमारे लैंड ने एनर्जी दे दी, ठीक है। तो यानी कि अर्थ ने जब एब्जॉर्ब करे 51 यूनिट, उसके बाद अर्थ ने, हमारे लैंड ने 51 में से 34 यूनिट एटमॉस्फेयर को दे दिए। तो एटमॉस्फेयर के पास पहले तो 14 थे, 14 में उसको कितने मिल गए? 34 मिल गए एक्स्ट्रा। तो 14 प्लस 34 कितने हो गए? जितने भी हुए 48 हो गए। तो अब एटमॉस्फेयर के पास आ गई 48 एनर्जी, ठीक है। अर्थ लैंड के पास 51 थी, 34 माइनस करो, 51 माइनस 34 बचे 17, तो अब लैंड के पास बची है 17, राइट। तो एटमॉस्फेयर के पास 48 है, लैंड के पास 17 है। क्या करेंगे? रेडिएट करेंगे एनर्जी को, हर कोई रेडिएट करता रहता है, तो ये वापस स्पेस में रेडिएट कर देते हैं। क्योंकि जितनी एनर्जी मिली 60, भाई 35 तो चली गई, उसको तो भूल जाओ, 65 आई और 65 ही चली गई, जितनी आई उतनी चली गई। इसका मतलब अर्थ गर्म नहीं होगी, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अर्थ का टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ये कहा कि जो एटमॉस्फेयर उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो ज्यादा एनर्जी अब एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है। लैटिट्यूडनल बैलेंस, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला ये जो मेन रीजन है, इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है सन की, है ना, और जो पोल्स हैं वो ठंडे रहते हैं। तो बीच वाले इलाकों में एक्सेसिव एनर्जी रहती है, सरप्लस रहता है एनर्जी का, और पोलर एरियाज में कम एनर्जी रहती है। आपस में ट्रांसफर कैसे होती है एनर्जी? हवा की वजह से, हवा चलती रहती है और ओशन करंट चलते रहते हैं, सिंपल। और टेम्परेचर वर्सेस हीट, ये तो हम डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास के अंदर, है ना, कि जो थर्मोस्फियर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ठंडक महसूस होती है ना। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किसी चीज की गर्मी या ठंडेपन का एक इंडिकेटर है। वो बताता है कि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है थर्मोस्फियर में? 2000 डिग्री सेल्सियस। और कैसा फील होता है आपको? आपको फील होता है एकदम ठंडा ठंडा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, टेम्परेचर हाई है। भाई ये सन है, ये अर्थ है, ये कौन है? ये एलियन है। आप उड़ के गए एलियन के पास, एलियन ने सोचा, एलियन ने आपसे पूछा, अरे भाई तुम तो ठीक ठाक दिख रहे हो, तुम जले नहीं? आपने कहा जले नहीं, क्या कह रहे हो? एलियन कहेगा कि मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा था, आप जहां रहते हो पृथ्वी पे, वो पृथ्वी सन के बहुत पास में है, और सन का टेम्परेचर तो थाउजेंड्स ऑफ केल्विन्स है, तो आप तो जलबुन हो गए होंगे अभी तक। आप उस महान एलियन को समझाओगे, अरे भाई मैं सन के पास जरूर रहता हूं, लेकिन सन की एनर्जी मेरे को ट्रांसफर नहीं होती है, सन की बहुत ही कम एनर्जी मेरे को ट्रांसफर होती है। उसी तरह से आपका हाथ जब थर्मोस्फियर में है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन की तरह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन जितना तो नहीं बट फिर भी काफी टेम्परेचर है, लेकिन क्योंकि वो आपको ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही, इतनी कम डेंसिटी है, इतने कम मॉलिक्यूल्स हैं कि वो टेम्परेचर, वो हीट आपको ट्रांसफर हो ही नहीं पा रही है, इसलिए आपको ठंडा लग रहा है, ठीक है ना। सन की सारी एनर्जी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर अलग चीज है, और हीट मतलब कितनी एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इसमें से कितनी एनर्जी आपको एक्चुअली ट्रांसफर हुई है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत कम है, मॉलिक्यूल बहुत कम है, इसलिए आपको ट्रांसफर कम हुई है, ठीक। इनके यूनिट आपने ध्यान रखने हैं, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से, इन मॉलिक्यूल से आपके हाथ में टकराई तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, दैट इज कॉल्ड एज हीट। तो एनर्जी इन ट्रांजिट इज कॉल्ड एज हीट।
ठीक है, और हमेशा हॉट से कोल्ड में जाएगी हीट। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, समझा चुका हूँ मैं आपको कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, भाई जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे ठंडक बढ़ेगी, ऊपर ये पहाड़ है ऊपर की तरफ जाओगे ठंडक बढ़ेगी। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट दोनों ही चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, 6.2 के आसपास आता है ये। ठीक है ना, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा, या फिर 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। बट ये चीज़ सिर्फ, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है सन की एनर्जी को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी। भाई सिंपल सी बात है, एक ही फंडा बार बार बोलना पड़ता है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी नहीं है। क्या मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 2 बर्तन हैं, एक के अंदर पानी है, एक के अंदर कोई और चीज़ है, मान लो कोई लिक्विड है, कोई केमिकल है, दोनों में अपने सेम हीट सप्लाई करी, तो 1 घंटे बाद अगर आके देखोगे तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ जाएगा? नहीं, अलग अलग बढ़ेगा। क्यों सर? ये तो पानी था, ये कोई और चीज़ थी, इसकी अलग सर अलग केमिकल, अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, है ना। तो हर चीज़ की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आपने दी है दो चीज़ों को, तो एक का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक का टेम्परेचर कम बढ़ेगा, है ना। कोई कंडक्टर होते हैं, कोई इंसुलेटर होते हैं, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया तो, है ना। तो हर चीज़ की अपनी एक अलग थर्मल प्रॉपर्टी होती है। पानी की प्रॉपर्टी क्या है कि पानी को जब गर्मी दी जाती है, हीट दी जाती है, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्या कहा मैंने? हीट दी जाती है तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। लैंड को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर काफी जल्दी बढ़ जाएगा, इससे हीट निकाल लोगे लैंड से तो टेम्परेचर गिर जाएगा। पानी से हीट निकालोगे तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरेगा। बूढ़े लोग हैं, सिकाई करनी होती है ना, तो वो बॉटल होती है उसमें गर्म पानी भर लेते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं लगा के, जहां पे भी सिकाई करनी है। तो पानी ही क्यों डालते हैं उसके अंदर? उस रबड़ को वैसे ही गर्म कर लो एक बार, नहीं, पानी इसलिए उसके अंदर भरा रहता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर, लेटेस्ट से जब आपने बॉटल के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला, वो आपको हीट देनी शुरू करेगा। ठीक है, किचन से बाहर आ गए, बेड में आराम सो रहे हो आप, तो जो पानी इस बॉटल में जो पानी था ये 90 डिग्री का था इनिशियली, और आपको हीट दे रहा है। क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। तो पानी से हीट निकल रही है लेकिन इसका टेम्परेचर गिर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर 85 डिग्री तक होगा, क्योंकि इसने हीट तो दे दी बहुत ज़्यादा लेकिन टेम्परेचर नहीं गिरा इसका। तो ये पानी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए पानी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, हम मत भूलना इस बात को। तो इसलिए कोई चीज़ अगर कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर एरियाज जो है वो पानी से बहुत दूर हैं, तो उनको पानी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, राइट। तो जो कोस्टल इलाके होते हैं उनमें हाई स्पेसिफिक हीट वाटर की वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आ जाते हैं। सी ब्रीज लैंड ब्रीज पता ही है आपको, ठीक है ना। लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होगा तो हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा यहाँ से आ जाएगी, रात को उल्टा हो जाएगा। रात को पानी भी गर्म है, पानी का टेम्परेचर भी गर्म है, ज़्यादा हाई है टेम्परेचर, तो यहाँ की हवा भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रहेगी, वो ऊपर जाएगी और लैंड की हवा इधर आ जाएगी। ठीक है, एयर मासेस। एयर मास क्या होता है? एक्सक्यूज मी। जो ऊपर की हवा है, जैसे कोई भी इलाका है, उस इलाके के ऊपर से में अगर वार्म एयर फ्रंट आया हुआ है तो वार्म एयर मास आया हुआ है। अगर हवा गर्म है तो वहां पे टेम्परेचर गर्म होगा, हवा ठंडी ऊपर की तो ठंडा टेम्परेचर होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ये लैंड है, अगर लैंड के पास में से ठंडा ओशन करंट जा रहा है तो हवा भी ठंडी हो जाएगी, आपको ठंडक महसूस होगी। गर्म ओशन करंट है तो गर्म हवा होगी, आपको गर्मी महसूस होगी। बड़ी सिंपल सी बात है ये। एयर मास ओशन करंट हो गया लोकल एस्पेक्ट। ये डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन है ये जनरेटेड। ठीक है, तो हमारा सन मैक्सिमम ओवरहेड यहाँ तक आता है, बाकी हमेशा सन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो सन की रोशनी हमेशा ऐसे पड़ेगी पहाड़ों पे। तो जो हिमालयाज हैं, हिमालय की ये जो स्लोप है, सदर्न स्लोप्स हैं, इन पे आपको दिख रहा है रोशनी पड़ रही है डायरेक्टली, तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्मी होगी। और जो पीछे वाली स्लोप होती हैं उनमें गर्मी कम होगी, दे आर शेल्टर्ड स्लोप्स, वो ठंडी रहती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न स्लोप ठंडी रहती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, जनरली, एग्जैक्टली नहीं बट जनरली नॉर्दर्न स्लोप जो है वो ज़्यादा ठंडी रहेंगी। बाकी एस्पेक्ट भी हो सकते हैं बट जनरली वो ज़्यादा ठंडी रहती है क्योंकि उनको ठंडक नहीं, क्योंकि उनको डायरेक्ट गर्मी नहीं मिलती। अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये जनवरी वाला है, ये
जुलाई वाला है। इसके ऊपर अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था पिछले साल 2025 में, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लेते हैं। थोड़ा अजीब सा डायग्राम लग रहा है बट आसान है काफी। ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब इक्वल टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस को जो लाइंस ज्वाइन करती हैं उनको आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। इनके डायरेक्शन जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स रहती है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में ये काफी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। उसका रीजन क्या है? ओके, ये देखा ना, जनवरी में ये बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं, क्यों पैरेलल नहीं होते लैटिट्यूड के, उसका रीजन यहां पे दिया हुआ है। देखो सिंपल सी भी चीज है, यहाँ पे मान लो कुछ टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और हमने देखा कि यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो आपने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक आइसोथर्म बन गया, राइट। अब ये जनवरी का टाइम है, क्या है, जनवरी का टाइम है। यहाँ से हमेशा जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, पूरे साल हमेशा यहाँ से वार्म ओशन करंट जाते रहते हैं। यहाँ पे अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है या 10 डिग्री टेम्परेचर है तो ये पानी इधर जाएगा, तो यहाँ पे भी जब पहुंचेगा तो 20 का शायद 10 डिग्री तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री। आइडियली यहाँ पे जो लैंड है सर्दियों में, भाई सूरज तो यहाँ पे है, इक्वेटर के, सर्दियों में इक्वेटर के नीचे है सूरज, सूरज यहाँ पे है, तो ये पूरा लैंड ठंडा हो चुका है, बहुत बुरी तरह ठंडा हो चुका है। लेकिन क्योंकि यहाँ से गर्म ओशन करंट आ रहा था, इसलिए ये वाला इलाका, पानी के ऊपर वाला इलाका थोड़ा गर्म हो गया, तो सेम लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट बहुत ठंडा हो गया, वेरी वेरी कोल्ड, और ये एरिया गर्म हो गया, लेट अस से 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 डिग्री वाली लाइन थी या 0 डिग्री वाली लाइन थी वो ऊपर जाएगी। आप कहोगे सर यहाँ पे 10 डिग्री था, यहाँ पे 10 डिग्री था, यहाँ पे 10 डिग्री था, तो आपकी लाइन ऐसे चली गई, और फिर यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे तो -20 डिग्री था, तो आपको नीचे आना पड़ेगा 10 डिग्री वाली लाइन खोजने के लिए, 0 डिग्री वाली लाइन खोजने के लिए, तो इसलिए ये इस तरह से बन गई। तो नॉर्मली आइसोथर्म पैरेलल होनी चाहिए, बट क्योंकि सर्दियों में सूरज नीचे है, जिसकी वजह से लैंड बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन पानी ठंडा नहीं हो पाया। एक तो पानी की खुद की प्रॉपर्टी गर्मी रखता है अपने अंदर, दूसरा ओशन करंट की वजह से यहाँ पे गर्मी वाला इलाका रहा, इसकी वजह से ये लाइन इस तरह से बन गई, ठीक है। तो जनवरी में क्या हुआ, ओशियन के ऊपर की तरफ चली गई लाइन, और जहां पे कॉन्टिनेंट आया तो ये लाइन नीचे की तरफ आ गई। यही चीज यूपीएससी ने पूछी थी, ठीक है, कि जब ओशंस है तो लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में ऊपर की तरफ चली गई, और कॉन्टिनेंट है तो नीचे की तरफ आ गई। बस यही डिविएशन पूछी थी। बाकी जुलाई में देखो, जुलाई में मोर और लेस पैरेलल जैसी ही लग रही है, राइट। एक और चीज आप देखो, सदर्न ओशन में, यहाँ पे सदर्न एरिया, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लाइन हमेशा ही पैरेलल है। क्यों भाई, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया था, यहाँ पे डिफरेंस आया था क्योंकि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी है, अलग अलग बातें थी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो मोस्टली पानी ही पानी है, इसलिए जनवरी हो या जुलाई हो फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलमोस्ट हमेशा ही काफी हद तक पैरेलल रहते हैं, राइट। तो अगर आपको वो चीज ना समझ में आए तो ये डायग्राम भी देख लो, ये एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है, बट ये डायग्राम जो है थोड़ा सा मैंने इसको कलर कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ये गर्म वाले इलाके हो गए। अब ये आपको दिख रहा है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, तो यहाँ पे जो पानी था, यहाँ पे जो टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर यहाँ पे भी आ गया है, क्योंकि ओशन करंट ऐसे जा रहे थे, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको। लेकिन जुलाई में तो सारा कॉमन ही है इस तरह से, ठीक है। इसमें सब एक्सप्लेन हो गया क्या? वार्म ओशन करंट और कोल्ड लार्ज लैंड मास की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल होते हैं, क्योंकि ओशन ज्यादा है, लैंड मास ना के बराबर है। लोएस्ट टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होता है कंपेयर टू जनवरी वर्सेस जुलाई, जनवरी और जुलाई में। भाई जो इक्वेटर वाले इलाके हैं वहां तो सर्दी गर्मी जैसी कोई चीज ही नहीं, सीजन होती नहीं ज्यादा कुछ, तो टेम्परेचर हमेशा एक जैसे रहते, तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है सर्दी और गर्मी में ज्यादा नहीं रहता। लेकिन जो एक्सट्रीमली इंटीरियर वाले इलाके हैं, जैसे ये वाले इलाके हैं, ठीक है, ये हवा उससे बहुत दूर है, सी से बहुत दूर है, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ सर्दी और गर्मी में 60 डिग्री तक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे रेगिस्तान है, वहां पे भी सर्दी और गर्मी में काफी फर्क आ जाता है। थर्मल इक्वेटर, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ ना, थर्मल इक्वेटर, कि थर्मल इक्वेटर जो है वो जुलाई में तो इंडिया से गुजरता है, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, राइट। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी इसी के आसपास रहता है हमेशा, थर्मल इक्वेटर के आसपास, है ना। तो गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा यहाँ पे ये, और सर्दियों में नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा इस डायग्राम को देख के
कि सर थर्मल इक्वेटर भी एक तरह का आइसोथर्म है। गलत, ध्यान रखो इस बात को, थर्मल इक्वेटर आइसोथर्म नहीं है। इन डायग्राम्स में ये सारी लाइंस आइसोथर्म हैं जितनी आपको दिख रही हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, सिवाय थर्मल इक्वेटर के। क्यों? देखो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड ऐसे लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, हर लॉन्गिट्यूड में आप ये देखो कि सबसे गर्म पॉइंट कौन सा है। आपने कहा जी सर ये वाला पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, और इस वाले लॉन्गिट्यूड में सबसे गर्म पॉइंट कौन सा, ये वाला है। इस वाले लॉन्गिट्यूड का सबसे गर्म पॉइंट कौन सा, ये वाला है। तो थर्मल इक्वेटर सबसे गर्म पॉइंट्स को जोड़ता है, सबसे गर्म पॉइंट्स को। आइसोथर्म क्या करते हैं, वो सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट को जोड़ते हैं। यहां पे अगर 0 डिग्री तो यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, जहां जहां 0 डिग्री है उनको जोड़ते जाओ। जहां जहां 0 डिग्री, आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया 0 डिग्री, वहां वहां जोड़ते रहो उनको। लेकिन थर्मल इक्वेटर क्या कर रहा है, वो सेम टेम्परेचर नहीं ढूंढ रहा कि यहां पे जो टेम्परेचर यहां पे ये मिल जाएगा, कह रहा भाई इस लाइन का सबसे गर्म टेम्परेचर जहां पे, मैं वहां पे चला जाऊंगा, हम उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो थर्मल इक्वेटर सेम टेम्परेचर पॉइंट्स को नहीं जोड़ता, थर्मल इक्वेटर हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट्स को जोड़ता है हर लैटिट्यूड के, हर लॉन्गिट्यूड के। जनवरी में कहां से गुजरता है ये, ब्राजील, मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। जनवरी में हाँ जनवरी वाला था ना, तो ब्राजील, यहाँ पे मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से गुजरता है। और जुलाई में ये मैक्सिको, सहारा डेजर्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस तरह से। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये एक्चुअली मैंने मेंस की क्लास में पढ़ाया था, मेंस में क्वेश्चन आ चुका था, तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसी में आपको समझा दूंगा क्या चीज़ होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, मान लो कि आपने नहाने का पानी, सर्दियाँ आजकल, तो आपने 2 बाल्टियाँ ली, एक में आपने नीचे भर दिया ठंडा पानी, फिर धीरे 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 ऊपर जो है एक पाइप से बिना पानी को डिस्टर्ब करे ऊपर गर्म पानी भर दिया, ऊपर हॉट नीचे कोल्ड। दूसरी बाल्टी में उल्टा किया, नीचे पहले आपने गर्म पानी भर दिया, उसके बाद आराम से ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। आधे घंटे बाद आना, क्या होगा, आधे घंटे बाद आपको ये लगेगा कि जो ये पानी है इसमें अगर हाथ डालोगे ना, मतलब ऊपर वाला पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हाथ नहीं जलना चाहिए आपका, बट अगर हाथ डालोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। आपके हाथ की जो ऊपर वाली एल्बो है, एल्बो वाले एरिया में तो गर्म गर्म लगेगा, और एकदम नीचे एकदम ठंडा ठंडा पानी लगेगा, ठंडा ठंडा पानी। यानी कि जैसा आपने डालता है वैसे का वैसे ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। कंडक्शन से कन्वेक्शन तो हल्का बहुत पानी ऊपर नीचे होगा, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इस बाल्टी के अंदर गर्म पानी जो नीचे था वो ऊपर आ चुका होगा, ऊपर नीचे जा चुका होगा, इसमें सर्कुलेशन बन चुका होगा, और क्या होगा, ये पूरे पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसमें जब हाथ डालोगे तो पूरी बाल्टी में नॉर्मल यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने सिंपल सी बात बोली है कि ठंडी हवा नीचे जाती है, ज़्यादा डेंस होती है, गर्म हवा वार्म होती है, ऊपर रहती है। एज सिंपल एज स्टार्ट, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अगर ऐसा हो, अगर सच में ऐसा हो जाए कि ठंडी हवा हमेशा नीचे के नीचे रहे, गर्म हवा हमेशा ऊपर के ऊपर रहे, तो क्या होगा, तो एयर सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। करना है एयर सर्कुलेशन तो कैसे करोगे, फिर तुम किचन में जाओगे, या किचन में बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, तो किचन में क्या होता है, बर्तन नीचे आग जलाते हो तो पानी नीचे का ऊपर की तरफ आता है, यही होता है ना। तो धरती को नीचे से कौन गर्म कर रहा है, अरे ऊपर से सूरज गर्म कर रहा है। सूरज की रोशनी आती है और धरती गर्म हो जाती है। जब लैंड गर्म होगा तो कंडक्शन से आसपास की हवा गर्म होती है, वो गर्म हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा फिर नीचे आएगी, पूरा एक एयर सर्कुलेशन बनेगा। तो इसीलिए पृथ्वी के ऊपर एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो नॉर्मली यही होता है ना, ये होता है नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, अब मान लो रात हो रही है, ये सारा खेल किसने बिगाड़ा, सूरज ने बिगाड़ा ना। इसको इक्वेशन से काट दो, सूरज को, रात ले आओ, रात हो गई। जब रात हो गई तो फिर तो सन नहीं है, तो फिर तो पृथ्वी वही करेगी, अपनी सारी हीट छोड़ देगी ऊपर, और जमीन ठंडी हो जाएगी, ठंडी हवा नीचे रहेगी, हीट ऊपर छोड़िए तो ऊपर वाली हवा गर्म हो जाएगी, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, और बस ये हमेशा स्टेबल रहेगा, हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा ये। अगले दिन सूरज फिर से आएगा काम बिगाड़ने के लिए, और फिर से एयर सर्कुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर ऐसा फिनोमेना हो। ये फिनोमेना रोज नहीं हो पाता है। ये फिनोमेना करने के लिए प्लेन एरियाज में, जैसे दिल्ली एक प्लेन एरिया है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, रात ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, यानी कि सर्दियों का टाइम होना चाहिए, सर्दियों में रात लंबी होती है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए ज़्यादा। क्यों, अगर बादल होंगे यहाँ पे तो धरती की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एक गर्म गर्म हवा जब यहाँ पे रहेगी ना तो ये वापस हीट यहाँ पे देती रहेगी,
तो क्लाउडलेस नाइट होनी चाहिए ताकि हीट आराम से ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत ना हो, सारी हीट फटाफट ऊपर चली जाए। और ज़्यादा हवा नहीं चलनी चाहिए, किसी और वजह से भी हवा चल सकती है ना, तो हवा ना चल रही हो, ताकि आराम से हवा ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मल से ये प्लेन्स में ऐसा होना चाहिए। सुबह जब सूरज आता है तो फिर से लैंड को गर्म करता है और बात बिगड़ जाती है। हिली एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों होता है? भाई ये जो स्लोप है, दिन के वक्त क्या होगा, सूरज अगर ऐसे चमक रहा है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है स्लोप्स पे, बिल्कुल डायरेक्ट, तो स्लोप गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई, वो ऊपर चली गई। और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इनडायरेक्ट लाइट आ रही है, इस वजह से ये थोड़ी ठंडी रहती है। तो हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ की हवा ऊपर चली गई, इसको फिल करने के लिए। ठीक है, वैली ब्रीज आ रही है, माउंटेन में अगर आप खड़े हुए हो तो नीचे से ऊपर की तरफ हवा आएगी। रात के वक्त क्या होगा कि यहाँ पे ठंडक रहेगी, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लैंड है, ये जो स्लोप है, ये अपनी हीट रेडिएट कर देगा। जब हीट रेडिएट करेगा तो हमें ठंडक आ गई, ठंडक आ गई तो ठंडी हवा नीचे चली जाएगी, ठंडी हवा भारी होती नीचे चली जाएगी। तो रिलेटिवली, एक्चुअल नहीं बट रिलेटिवली ठंडी हवा नीचे है और रिलेटिवली गर्म हवा ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए जो फार्मिंग करी जाती है पहाड़ों पे, कोशिश करी जाती है कि थोड़ा ऊपर की तरफ करी जाए, बिल्कुल नीचे वैली में ना करें, क्योंकि रात के वक्त बिल्कुल वैली में आसपास की सारी ठंडी हवा नीचे इकट्ठा हो जाएगी और यहाँ फ्रॉस्ट से पेड़ पौधे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए पेड़ पौधे को उगाया जाता है। पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन हमेशा ही रहता है। ठीक है, पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्जन हमेशा रहेगा, यानी कि नीचे हमेशा ठंडी हवा रहती है, ऊपर हमेशा गर्म हवा रहती है। हमने जैसे पढ़ा था ना कि ट्रोपोपॉज में पोलर एरियाज में -45 डिग्री टेम्परेचर होता है, लैंड में तो -50 -60 भी चला जाता है कई बार। राइट, ऐसा क्यों भाई? पोल्स क्या हैं? पोल्स में लगभग कई जगहों पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, बहुत लंबी रात होती है, सूरज की रोशनी नहीं होती है या ना के बराबर होती है। यहाँ पे काम किसने बिगाड़ा था? सूरज ने काम बिगाड़ा था ना सारा। तो जब पोल्स पे सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंच रही है तो ऑब्वियसली लैंड अपनी सारी हीट निकाल देगा ना। भाई सर्दियों में तो 6 महीने की रात हो रही है, लैंड ने सारी हीट निकाल दी अपनी, तो बस उसको सूरज बिगाड़ ही नहीं पाया, दिन हो ही नहीं रहा, 6 महीने की रात थी वहां पे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल है सर्दियों में। गर्मियों में क्या होगा? पोलर एरियाज में एल्बिडो, सनलाइट आएगी, वहां पे नॉर्मल लैंड नहीं है, वहां पे जितना लैंड है वो एल्बिडो उसका बहुत हाई है, तो जितनी रोशनी आई, स्नो आइस, उस सारी रोशनी को ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो क्योंकि सारी की सारी लगभग 90% रोशनी ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई, तो लैंड ने कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं किया। गर्मियों की बात कर रहे हैं हम पोल्स पे, जब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो ये फिर से ठंडा का ठंडा रह गया। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर इन्वर्जन जो है पोल्स में थ्रू आउट द ईयर नॉर्मल रहता है। राइट, अच्छा, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों रहती है पोल्स पे? वो आपको बताऊंगा अगली क्लास में मैं, या इस क्लास में भी डायग्राम है नहीं है वो वाला, एक सेकंड। हाँ, बस ये हल्का सा देख लो, जैसे मान लो ये अर्थ जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो देखो ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये गर्मियां है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी है, आ रही है, लेकिन ये जो अंटार्कटिक सर्कल है ये शेडो एरिया में, ये मिडिल लाइन है, इस लाइन के इस तरफ धूप है, इस तरफ छाव है। राइट, तो अगर धरती अपने इस पे एक्सिस पे ऐसे से घूमे जा रही है, देख रहे हो ये दिन वाला इलाका है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रह रहे हैं, वहां पे समय सर्दियां हैं, तो क्या होगा, उनके यहाँ दिन छोटे होंगे, बहुत कम टाइम के लिए दिन निकलता है और रात बहुत लंबी होती है उनके यहाँ, जब धरती घूम रही है पूरी तरीके से, तो ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, और जो एंटार्क्टिक सर्कल है इसमें देखो पूरी पूरी रात ही हो रही है, अलोंग दिस एक्सिस घूमेगा, अर्थ घूमेगी, तो यहाँ के जो लोग हैं ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, उन तक कभी वो हमेशा शेडो एरिया में रहेंगे, तो 6 महीने की रात। और ये वाले जो लोग हैं ये ऐसे घूमे जा रहे हैं, तो इनके लिए 6 महीने का दिन। ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, ये इस तरह से अर्थ का एक्सिस घूमने वाला, जबकि जो सन की रेज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, वो इस तरह से शेडो बना रही हैं, ये सारा अंधेरा और ये सारी लाइट। ठीक है, चलो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास 1-2 दिन में आ जाएगी। थैंक यू।